जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं अथातो घुमक्कर की पहली सीरीज है हमारी। और इस सीरीज में आपको पता है कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम ज़मीन पर उतरेंगे, ग्राउंड जीरो पर आएंगे और हम वहाँ पर बात करेंगे सीधा पब्लिक से, स्टूडेंट से बात करेंगे, किसानों से बात करेंगे, व्यापारियों से बात करेंगे, मजदूरों से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे और आपको वो 100% वाली फीलिंग लाएंगे जिससे आप तय कर सकें कि 2024 के चुनाव में आप अपना प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहते हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पे दो छात्र मौजूद हैं और इन छात्रों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या पढ़ाई के क्षेत्र में या इनके आसपास के क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं या सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को जुमलेबाज कहा जाता है, झूठ बोलने वाला कहा जाता है, तो ये ग्राउंड जीरो से पता चलेगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अच्छा काम किया भी है या नहीं, या ये अपना नेता किसे चुनते हैं। तो ये दोनों छात्र जो हैं इनसे हम बात करेंगे और उसके बाद सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी कि ये क्या चाहते हैं और इनको क्या लगता है कि इनके देश के प्रधानमंत्री ने क्या काम किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, किससे बात किया जाए, कौन बात करेगा बताइए भाई। मैं बात करूँगा। चलिए, तो ये है हमारे साथ एक युवा हैं और इन युवा से हम बात करेंगे। ये बताएंगे, क्या बताएंगे, पहले हम इनसे इनका परिचय ले लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? पहले तो सर यूट्यूब की जनता को नमस्कार मेरा, और मेरा नाम श्रेयांश पाठक है। मैं कक्षा 11 में पढ़ता हूँ। अच्छा, सरकारी मतलब हाई स्कूल आप पास हो चुके हैं? हाँ हाँ हाँ। चलिए, तो ये बताइए कि अभी जो आपको लगता है कि हाई स्कूल जो आपने पास किया है और भारत में नई शिक्षा नीति भी लागू होने वाली है, नई शिक्षा नीति का नाम सुने हैं आप? हाँ हाँ सुने हैं। क्या सुने हैं, क्या लगता है उसके बारे में कुछ पता है? हाँ थोड़ा बहुत तो पता ही है। बताइए। जैसे कि नई शिक्षा नीति में कक्षा 10 के छात्र, मतलब कि बोर्ड का एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, यही सब चर्चा सुने हैं हम थोड़ा बहुत। अच्छा, चलिए इधर आइए। आपका क्या नाम है सर? मैं तो पहले सबको नमस्कार करना चाहता हूँ, जितने लोग भी हैं देख रहे हैं ये वीडियो। चलिए, मेरा नाम है एकलव्य सिंह। किस क्लास में हैं आप? मैं भी 11th क्लास में हूँ। नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ सुने हैं? हाँ वही हम भी सुने हैं, मतलब जैसे इस बार 10 का जो एग्ज़ाम बोर्ड होता है वो नहीं होगा, और हम ये भी सुने हैं कि 10+2 या इसी कोई नीति होती है। चलिए, नई शिक्षा नीति के बारे में हमने इसी चैनल पर भी बताया है एक वीडियो के माध्यम से, लेकिन अभी बता दे रहे हैं फिलहाल कि जो हमारे साथ साथी इस समय सुन भी रहे हैं, जो नए साथी हैं, उनको भी ये बता दें कि नई शिक्षा नीति जो है, अब ये जैसे हमारी प्राथमिक शिक्षा होती थी 5 सालों की होती थी, 1 2 3 4 5, लेकिन अभी जो है, अब भारत सरकार जो नई शिक्षा नीति लागू करने की बात कर रही है, उस शिक्षा नीति के अनुसार अब जो हमारे देश में शिक्षण प्रणाली होगी वो प्री प्राइमरी से स्टार्ट होगी। जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, आप देख रहे होंगे कि पहले विद्यालयों में आंगनबाड़ी नहीं था। अब हर प्राथमिक विद्यालय पर आंगनबाड़ी भी आ चुका है। वही आंगनबाड़ी आने वाले नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी, जैसे आप लोग इंग्लिश विद्यालयों में जैसे CBSE बोर्ड में KG LKG इस प्रकार से होते थे, उन्हीं चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है कि अब जो प्राइमरी की शिक्षा होगी करीब 7 वर्षों की हो जाएगी। जो 5 वर्षों की थी वो अब 7 वर्षों की हो जाएगी, तो वही प्री प्राइमरी वगैरह होगी। तो ये चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी जो हाई स्कूल आप लोगों ने पास किया होगा पिछले वर्ष, तो इसमें 11वीं में आप लोग आए हैं, तो इसमें आप लोगों ने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा और ये एग्ज़ाम जो होता है साल में एक बार होता है और उसी के अंक पर आपको आपकी मेरिट बनती है या आपके डिवीज़न जो होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार के होते हैं, फेलियर भी होता है। लेकिन अब जो होने वाला है, अब सेमेस्टर प्रणाली होने वाली है। उस सेमेस्टर प्रणाली में क्या होगा कि इसमें हर 6 महीने पर एग्ज़ाम होगा और ऐसा बताया जा रहा है कि जो अगली बार आएगा सेमेस्टर एग्ज़ाम, मतलब 2024 से सत्र से जो स्टार्ट होगा, इसमें ये हो रहा है कि 6 महीने पे 2 एग्ज़ाम होंगे और जिस एग्ज़ाम में आपके मार्क बहुत अच्छे हैं उसको आप उसकी मार्कशीट ले सकते हैं। तो मतलब अब छात्रों के लिए सबसे बढ़िया ये होने वाला है कि वो अपनी मर्जी से ये चीज़ें चुन सकते हैं। तो ये वाला बढ़िया था कि बोर्ड एग्जाम वाला बढ़िया है? नहीं, ये वाला बढ़िया। अच्छा, इसमें जो चीज़ें नई शिक्षा नीति में आ रही हैं, हम तो राजनीति से बात करने वाले थे, लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक चल पड़ा। हमारे साथ युवा हैं और ये युवा खुद बताएंगे कि नई शिक्षा नीति में जो चीज़ें इंक्लूड हैं उन्हीं पर हम बात कर लेते हैं। नई शिक्षा नीति में जैसे सेमेस्टर प्रणाली आई है, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन होते हैं, जैसे आप 11वीं में गए हैं तो क्या सब्जेक्ट लिए हैं? हम मैथ साइड से हैं। मतलब क्या क्या लिए हैं, सब्जेक्ट क्या क्या है? हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, मैथ और इंग्लिश और केमिस्ट्री, फिजिक्स। ये होगा, आपका भी यही होगा सर? PCM।
पीसीएम होता है, जैसे अभी जो चल रही है प्रणाली चल रही है हमारी, इस प्रणाली में पीसीएम होता है। पीसीएम का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। लेकिन जो आने वाला समय है, जो आने वाली शिक्षा नीति है, उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे अभी बाउंडेशन है कि आप अगर साइंस ले रहे हैं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों लेना जरूरी है, और साथ में अंग्रेजी भी आपको लेना जरूरी हो जाता है। ऐसा चीज़ें इसमें इंक्लूड है पहले से। लेकिन अब जो आने वाला सेमेस्टर प्रणाली है, उसमें क्या है कि आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट ले सकते हैं। अपनी मर्जी से मतलब जैसे आप मैथ के साथ इतिहास पढ़ सकते हैं, भूगोल पढ़ सकते हैं, मतलब आपका हो जाएगा मैथ, इतिहास और भूगोल, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये वाला बढ़िया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री वाला? ये वाला भी बढ़िया है और जो पहले था वो भी सही है। दोनों सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन सा लग रहा है? हमें तो सबसे ज़्यादा बढ़िया कि यही लग रहा है कि हम अगर चाहेंगे तो फिजिक्स, मैथ के साथ बायोलॉजी भी ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन तो सामाजिक विज्ञान, भूगोल, और जैसे कि मुझे भूगोल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मतलब अगर फिजिक्स के साथ, मैथ के साथ आपको केमिस्ट्री हटा के भूगोल पढ़ना हो तो ज़्यादा तो मज़ा आएगा ना। तो कहीं ना कहीं ये जो नई, हाँ मतलब अपनी चॉइस में, और इससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होंगी। जैसे जॉब क्रिएशन में अच्छा होगा। और हमें जैसे कुछ पढ़ना हो, इसको पकड़िए थोड़ा, हमें जैसे कुछ पढ़ना हो तो इस चीज़ को हमें जैसे पढ़ना होगा तो इस चीज़ में क्या होगा कि हमें जो अच्छा लगता है वो पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। जैसे हमें फिजिक्स अच्छी लगती है तो फिजिक्स ले लेंगे, केमिस्ट्री अच्छी लगती है केमिस्ट्री ले लेंगे, और उसके साथ हमें इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है तो इतिहास ले लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और हम अपनी मर्जी से सीखेंगे तो हमारा इंटरेस्ट बनेगा और बहुत अच्छे से सीखेंगे ये चीज़ों से। और फेल होने का चांस बहुत कम होगा, क्योंकि जो हमें अपने मन से सीखने को मिलेगा तो वो फेल होने का चांस में कम रहेगा। तो मिला जुला के जो नई शिक्षा नीति पर चीज़ें आ रही हैं सरकार के द्वारा, तो सही लग रही हैं कि नहीं लग रही? सही लग रही है। तो इस पे अगर आप मार्किंग करना चाहें, वोट देना चाहें, तो 10 में से कितने नंबर देंगे? पहले शिवांश बताएंगे। एकलव्य, इनका नाम एकलव्य है और घर का नाम शिवांश है। मैं तो इसमें करना चाह रहा हूँ कि पूरे नंबर जाएगा, मतलब 10 के 10 नंबर आप 10 नंबर देंगे। आप कितना देना चाहेंगे? हम 10 में से 10 ही देना चाहेंगे। अच्छा है, अच्छा लग रहा है। अपनी चॉइस होगी तो पढ़ने में भी मजा आएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो अपनी, ये मतलब जैसे कि अब हमें केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है तो हम नहीं लेंगे उसे आराम से। ये वाला मुझे भी अच्छा लगा कि अगर हमारे समय में भी होता। जैसे मुझे मैथ आता तो है लेकिन उतना फास्ट नहीं कर पाते जितनी ज़रूरत होती है, और अगर मुझे मौका मिला होता तो मैं मैथ नहीं लेता। तो इस प्रकार से मैथ की जगह मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लेता जो ज़्यादा मज़ेदार होता, तो वो शायद मेरे नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जैसे आप ये व्यवस्थाएं बन रही हैं तो सरकार अगर जैसे अभी एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में सब्जेक्ट जो होते हैं वो तो सभी सब्जेक्ट उसमें होते हैं। तो क्या ये जो शिक्षा नीति आएगी उसके हिसाब से भी क्या पैटर्न बदलेंगे क्या परीक्षा? अगर उसमें जैसे कि अब इस समय बदला है, इस साल से पिछले साल से OMR सीट वीट आ गई है तो उससे ज़्यादा सिंपल होता है, टाइम नहीं लगता है करने में क्वेश्चन, और आराम से हो भी जाता है। OMR सीट जो होता है ना उस पर टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसको अपने हाथ से कलम से गोला बनाना होता है। लेकिन जो ऑनलाइन पेपर होता है उसमें अच्छा होता है, उसमें टाइम भी बचता है। तो और उसमें एक्यूरेसी ये होती है, अगर साइट अच्छे से चले, अगर उसमें नकल की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि उस पर कोई दूसरा नहीं कर सकता है, उस पर कैमरे लगे होते हैं, रिकॉर्डिंग होता है, और जितना समय होता है, जैसे आपको 3 घंटे का पेपर देना है तो 3 के 3 घंटे आपको मिल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका समय चालू हो जाएगा और फिर आपको समय मिल जाएगा। और ऑफलाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उसमें टीचर्स आते हैं, सिग्नेचर करते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं, चीटिंग भी हो जाती है, कॉपी के अंदर पेपर डाल के ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए हम ये बात कर लेते हैं, थोड़ा चीटिंग की बात आई तो क्या अभी भी उत्तर प्रदेश से आप लोग हैं? तो उत्तर प्रदेश में जैसे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि नकल बंद हो चुका है। तो क्या नकल बंद हो चुका है? एकदम नहीं बंद नहीं, अभी नकल है। तो जैसे आप लोगों ने हाई स्कूल का एग्जाम दिया था तो क्या नकल हुई थी? हमारा एक फ्रेंड था, वो भी साथ में पढ़ता था, मतलब आता नहीं था, लेकिन तो वो अपने भाई को भेज के कॉपी लिखवा दिया, कोई किसी को पता नहीं चला। तो ऐसे आप बोलेंगे तो उसकी तो मार्कशीट ही जब्त हो जाएगी। अब नाम थोड़ी ना बोल रहे हैं कि कैसे नाम अब भाई जुगाड़ से किया होगा, पता चले वो भी जब्त हुआ और उसका स्कूल भी जब्त हो जाए। वहाँ पर सेंटर पे जाने के बाद इतना मतलब परेशान करते थे कि कहने वाली बात नहीं। किस लिए परेशान करते? पैसे के लिए। मतलब पैसा डायरेक्ट मांगते थे? पैसा था या उसका कुछ अन्य नाम होता था? नहीं डायरेक्ट नहीं, अन्य नाम होता था, अलग ले जाए वो शुल्क, क्या सुविधा शुल्क। हाँ, सुविधा शुल्क तो हमने भी सुना है कि भाई उत्तर प्रदेश बिहार में नकल करवाने के लिए ऐसी चीज, मतलब योगी जी का ये वाला जो दावा था,
जो ये लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो सरकारी स्कूल में जाता तो वहाँ नकल नहीं होती थी। अच्छा, ये लेकिन प्राइवेट स्कूल में नकल बहुत हो रही है। प्राइवेट स्कूल में मतलब अगर वो सरकारी ही स्कूल में जाएगा सेंटर हम लोग का, तो नकल नहीं होगी। अगर नहीं जाएगा तो नकल होगी। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब सरकारी स्कूलों में नहीं हो रहे, अगर प्राइवेट में हो रहे तो कहीं ना कहीं सरकारी में भी हो रही होंगी, नहीं, जानकारी नहीं होगी बहुत सारे। हमारा हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ सरकारी स्कूल है, वहाँ एकदम नहीं होता वहाँ है। नकल नहीं होती, मतलब जहाँ मतलब सेंटर आपका प्राइवेट स्कूल में गया था। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो निकल के आ रही हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ जी का जो दावा था कहीं ना कहीं उसमें नंबर कम हो जाएंगे 10 में से, कि नकल अब भी होती है। तो नकल पे अगर हम बात करें, जैसे पहले होती थी नकल दूसरे सरकारों में, क्या वैसे ही नकल हो रही थी? अगर इसमें छुप के सब लोग मतलब खुलेआम, जैसे खुलेआम नहीं पहले करते होता था, गाइड लेके लोग आते थे, नहीं चिट यहाँ लेके पे- आते थे। यहाँ पे एकदम ऐसा नकल कराते थे कि पता नहीं चलता था किसी को। मतलब छुप छुप के प्यार हो रहा था, हाँ। छुप छुप के प्यार हो रहा था। मतलब कहीं ना कहीं सरकार का भय था, लेकिन फेल है सरकार यहाँ पे। हाँ, क्योंकि क्लास में कैमरे लगे हैं, तो क्या कैमरों की जांच नहीं हो रही थी? अगर जांच हो रही थी तो वो अधिकारी कहाँ थे, जो जांच करने वाले अधिकारी थे? अगर उनके संज्ञान में मामला आया था तो उन्होंने क्यों इसको रोका नहीं? ये चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए अब थोड़ा बात करते हैं देश के बारे में। ये लोग 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं, देखते हैं कि इनका जनरल नॉलेज क्या है। तो पहले किससे पूछा जाए, कौन क्वेश्चन का आंसर देगा? जिससे पूछ लीजिए आप। चलिए, उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी हंस। अच्छा, आप बताइए। हंस ही है। हंस, ये उसका और कोई नाम है क्या? वो स्वान कैसे? वो तो इंग्लिश में स्वान नाम है। अच्छा, चलिए, तो और भी क्वेश्चन हम इनसे पूछते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में ही। हंस है। चलिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ ही है। अच्छा, हम तो कहें दिल्ली है। नहीं। चलिए, कुछ और आराम से अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने उच्च न्यायालय हैं? उत्तर प्रदेश में कितने हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हैं? हाई कोर्ट तो सिर्फ हाँ, लखनऊ में है शायद। लखनऊ में है। तो इलाहाबाद में क्या है? अरे हाँ, इलाहाबाद में। तो कितने न्यायालय हुए? 2। 3। 3 कहाँ से हो गए? एक यहाँ पे है लखनऊ में करें आप। एक कहाँ पे था इसका? इलाहाबाद में। आजमगढ़ नहीं यार, आजमगढ़ में। यहाँ पे देखिए, चलिए हम इनको करेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा साइंस के स्टूडेंट हैं और जीएस पर कमांड इनका नहीं है। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट एक ही होता है, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होते हैं। और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करेंगे तो मुख्य जो पीठ है इसकी, ये है इलाहाबाद में, जिसे आजकल प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद की अगर स्थापना की बात की जाएगी तो अकबर ने इसकी स्थापना की थी, और योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद का नाम बदल के अपने कार्यकाल में प्रयागराज कर दिया है। और आने वाले समय में वहाँ पर फिर से महाकुंभ का आयोजन भी होने वाला है, जिसकी तैयारियां भी चल रही हैं। तो जो मुख्य खंडपीठ है, जो मुख्य पीठ है, वो इलाहाबाद में है, और उसकी एक शाखा है वो लखनऊ में है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक ही हाई कोर्ट है, लेकिन उसकी एक शाखा जो है लखनऊ में स्थित है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। चलिए, क्वेश्चन आंसर का एक सिलसिला समाप्त करते हैं। आप पूछते हैं कि आपके क्षेत्र में विकास क्या हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ काम किया है या नहीं किया है, और किस प्रकार से आप वोट देना चाहेंगे। अगर वोट देने वाली बात होगी तो, जैसे अभी उम्र तो नहीं हुई है, हो जाएगी, मतलब अगली साल तो, मतलब अगले साल वोट देने लायक हो जाएंगे क्या? नहीं, मेरा भी नहीं होगा। अभी आप लोगों का उम्र कम होगा, 1-2 साल अभी लगेंगे। अभी 2 साल से। तो चलिए, लोकसभा में शायद कम है इनका, लेकिन विधानसभा तक तो क्लियर हो जाएगा। जब तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आएगा तब तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन लोकसभा में अगर हम पूछें कि पहले से क्या बदलाव हुए हैं आपके गांव में, जैसे आप जब छोटे थे या 10 साल तो हो ही रहा है, तो इनको बहुत ज़्यादा इससे पता नहीं होगा। लेकिन ये बताइए, कुछ बदल रहा है, बदलाव आ रहा है? अब ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन तो इतना पता है कि जब से मतलब बड़े हुए हैं थोड़ा, तब से एक ही रोड पे दौड़ रहे हैं, और क्या। तो सड़क नहीं बन रही है? सड़क अभी नहीं बन रही है। आगे बनी हुई है, लेकिन हमारे घर के पास तो सुबह उठते ही वही सब दिखता अच्छा, है। टूटी वाली सड़क देखने, मतलब टूटी नहीं, एकदम मतलब सही है। अच्छा, मतलब आपके गांव के अंदर विकास नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं। अगर गांव के बाहर बात करें, जैसे बताया जाता है नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, अभी वहाँ विकास चल रहा है। परिवहन मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे हाईवे बनवा दिए हैं, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें बनवा दी हैं। तो ऐसा कुछ हुआ है क्या? जैसे अब यहाँ से आजमगढ़ से वाराणसी जाने के लिए बढ़िया रोड बन चुका है एकदम अच्छे से, अच्छा, और हर एक चीज़ अच्छे से मतलब बड़े बड़े सड़क
का निर्माण हो रहा है, लेकिन ग्रामीण गांव के अंदर सड़कें नहीं बन रही हैं। नहीं, गांव के अंदर जैसे हमारे घर के ही तरफ नहीं बना और गांव के अंदर बन चुका है। जगह जगह बना है, जगह जगह नहीं बना है। अभी ऐसे चल रहा है। अच्छा, अगर हम पूछें जैसे कोविड काल में लोग भाग के बाहर से गांव में आ रहे थे, तो उस दौरान आपके गांव में जैसे एम्बुलेंस वगैरह आप आ रही थी कि नहीं? जैसे लोग फ़ोन करते थे एम्बुलेंस वगैरह को कोरोना काल में, तो ऐसा हो रहा था कि नहीं? जैसे हमारे इधर कोई कोविड से परेशानी नहीं हुआ, और हुआ होता तो अपना चल ही जाता। एक हुए थे तो उनको मतलब ना थोड़ा उनको चेक करवाने गए थे तो वहीं पे हो गए थे वो। अच्छा, मतलब चेक करवाने के भर्ती हो गए, भर्ती हो गए थे। तो कोरोना का समय तो बीमार तो हर कोई था। हाँ, तो वो शहर में रहते थे, वहीं पर अपना इलाज उलाज। ऐसा नहीं है, इनके गांव में बहुत सारे लोग बीमार हुए थे कोविड से, और इनको शायद इसकी जानकारी नहीं होगी। चलिए खैर, कोरोना वैक्सीन अगर भारत नहीं बनाता और लोगों को फ्री में नहीं लगाता तो क्या होता? तो अगर जैसे कि अभी कोविड की वजह से कोई कमाई वमाई हो नहीं पाती थी, तो उन लोग को दिक्कत होती खरीदने में वैक्सीन। अरे उससे पहले तो लोग मर ही जाते अगर वैक्सीन नहीं मिलती। उससे पहले उन लोग को हो जाता, भर्ती करना पड़ता। चलिए, अरे तो तब तक तो आ ही गई थी ना। चलिए, अच्छा हम पूछते हैं कि शिवान से पूछते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री की योजना थी शौचालय योजना, तो शौचालय योजना से गांव में क्या कुछ बदलाव आए हैं? हाँ, बहुत बदलाव आई है यहाँ पे। यहाँ जैसे एक ग्राम पंचायत बनाया गया है, उसी के बगल में बनाया गया है शौचालय। अच्छा, हाँ। तो कौन बनवाया है ऐसा शौचालय? मतलब ग्राम प्रधान ने बनवाया या महाप्रधान? कैसे आया? ग्राम पंचायत में आया, कैसे आया है? ग्राम पंचायत में आया। ग्राम पंचायत में आया। तो जैसे शौचालय बनने से गांव में जैसे पहले क्या होता था कि सड़कों के अगल बगल या खेत खलिहानों में लोग जाते थे या पोखरों पर जाते थे, गंदगी फैलाते थे, तो क्या उसमें कुछ बदलाव आया है? हाँ, बदलाव आया है। इस समय जगह जगह जो सड़कें सब लोग कर देते थे वो साफ अब रह रहा है, और जो पोखरा वोखरा के बगल में करते थे वो भी जगह जगह साफ हो रहा है। मतलब शौचालय बनने से ये सारी चीज़ें हुई हैं। चलिए हम इनसे पूछते हैं कि जैसे जो शौचालय बना है, तो आप तो जानते हो, आप लोग छोटे बच्चे हैं तो आप लोगों को पता होगा, जैसे गांव में महिलाएं जाती थी खेतों में शौच के लिए, तो सांप बिच्छू वगैरह काट लेते थे या बारिश के समय में परेशानी होती, तो क्या लगता है कि महिलाओं को कुछ इससे लाभ हुआ होगा? हाँ, लाभ, बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि अगर हम अपने नानी के घर रहते थे तो वहाँ पर हम वहाँ पर रहता नहीं था, तो हमें खुद जाने में दिक्कत होती थी बचपन में। लेकिन तो अब वहाँ पर भी बन चुका है और यहाँ पर भी हमारे गांव में भी बन चुका है। घर घर हो गया है। मतलब शौचालय बनने से सबको अच्छा फायदा हुआ है सबको। ये अगर इस योजना पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्वच्छता की बात इसमें की जाती थी कि जैसे जब शौच लोग कहीं खेतों में जाके या सड़कों पर या पोखरे तालाब पर शौच नहीं करेंगे तो इससे पानी गंदा नहीं होगा, सड़कें साफ हो जाएंगी, तो क्या इससे प्रधानमंत्री की ये जो योजना थी क्या सफल हुई, आपको नजर आती है? एकदम अच्छे से सफल हुई है, लेकिन कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ पर दिक्कत होती होगी। अच्छा, ऐसा भी आता है जैसे कि बहुत लोगों के पास शौचालय उनके घर पे प्रधानमंत्री ने बनवाया है, प्रधानमंत्री के द्वारा आवास योजना भी आई है, लोगों को घर मिले हैं, किसी के। तो जैसे आवास योजना मिली है उसके साथ साथ शौचालय भी मिल जाता है। बहुत ऐसे होंगे, ऐसे हैं क्या जो शौचालय बनने के बाद भी शौच के लिए बाहर जाते हैं? हाँ, ऐसी संख्या है क्या अभी? जैसे जिसके घर पे अभी नहीं बन पाया है, अभी बन रहा है, तो वो लोग जाते ही हैं बाहर। हाँ, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे जिनके घर पे शौचालय बना है, क्या वो लोग भी अभी बाहर का रुख करते हैं? नहीं, मुझे जहाँ तक पता है अभी उतने लोग नहीं जाते हैं। तभी एक दो लोग जाते हैं जिसके घर शौचालय मतलब बना है, वैसे फ्रेश होने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए, घूमने सुबह सुबह जाते हैं। तो मतलब अगर देखा जाए जैसे 100% लोग जब बाहर जाते थे शौच करने के लिए, अब उनमें से अगर पॉइंट वाइज देखा जाए तो क्या 80-90% लोग अब घर पे ही शौचालय यूज करते हैं और 10-5 लोग बाहर जाते हैं। सिर्फ थोड़ा कुछ लोग आदतन होंगे, बहुत लोग जो होता है टॉयलेट में बैठ नहीं पाते हैं, उनको क्या कहते हैं थोड़ा अजीब सा लगता है, तो ऐसे लोग शायद बाहर जाते हैं। अभी आदत नहीं होती है तो जाना ही पड़ता है। ग्रामीण समुदाय की अगर हम बात करेंगे तो जो पुराने समय के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को क्या होता है ना, वो लोग अब भी पुराने ख्यालात के हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शौचालय में नहीं जाना चाहते, वो अभी खुले में ही शौच करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम युवा पीढ़ी की बात करेंगे, नए ज़माने के जो युवा हैं, जो अभी नए यंग हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से शौचालय को लेकर वो या साफ़ सफाई को लेकर क्या वो अवेयर हैं, जागरूक हैं, या कि फिर ऐसे ही चल रहा है? नहीं, जागरूक हैं सब लोग, जागरूक हो चुके हैं। मतलब साफ सफाई को लेकर अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री को अगर नंबर देना हो तो 10 में से कितना नंबर मिलेगा? मेरा तो अभी 9 ही मिलेगा, क्योंकि अभी हर जगह सबको शौचालय नहीं मिल पाया। 9 नंबर इन्होंने दिया है, 1 नंबर मोदी जी आपका कट चुका है। आप कितना देंगे? हमारा भी 9 होगा। मतलब बराबर चल रहे हैं, जैसे ये लोग साथ में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या है?
तो ठीक है, मतलब अभी शौचालय जो है प्रधानमंत्री जी को ये करना चाहिए कि गांव में अभी और भी शौचालय की जरूरत है। वो हो रहा है काम। अच्छा, काम काम हो चल रहा है रहा है, जगह काम। जगह। मतलब जिनको नहीं मिला उनका प्रोसेस में है। जिनको अच्छा, सबसे बड़ी जो मुसीबत हमारे देश में इसमें चल रही है बेरोजगारी की। हाँ और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे बेरोजगारी के साथ साथ जो हमारे देश में चल रहा है जनसंख्या वृद्धि, और एक डाटा आया है, उस डाटा के अनुसार अब हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। तो क्या लगता है कि ये जनसंख्या नियंत्रण जो है इस पर काम होना चाहिए? होना चाहिए। मतलब जनसंख्या नियंत्रण से क्या दिक्कत आ रही है? हमारी किताबों में भी पढ़ाया जाता है कि हाँ जनसंख्या रोकना चाहिए। हाँ, रोक तो लगानी जनसंख्या रोकने से मतलब जब जनसंख्या रुकेगी तो बेरोजगारी पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। मतलब बेरोजगार लोग जो हैं उनको काम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। अच्छा, ये एक और जो देश में कानून की चर्चा हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आप लोग उतने डेवलप नहीं है, लेकिन 11वीं क्लास में है तो थोड़ी सी चर्चा हम कर लेंगे। बहुत सारे मुद्दे जैसे 3 तलाक हैं, जम्मू कश्मीर का मुद्दा है। तो जैसे जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बना दिया गया, वहाँ से धारा 370 हटाई गई, तो ये बहुत सारी राजनीतिक दल हैं जो विरोध करते हैं, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार की जो केंद्र सरकार है उसका विरोध करती है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 या 35 से नहीं हटाना चाहिए था। तो इस पर क्या लगता है कि हटाना ठीक था या हटाना ठीक नहीं था? अब हमारे हिसाब से तो इतना न्यूज़ देखते नहीं है, लेकिन बता देते हैं। जैसे कि अब जम्मू कश्मीर अपने देश का ही हिस्सा है, हम लोग तो बचपन से ही जानते हैं, लेकिन तो हटा दिया तो इससे एक फ़ायदा हो गया कि हाँ वो अब अपना ही बन चुका है। हाँ, मतलब जम्मू कश्मीर जो था ना, पहले वहाँ पे भारत के अन्य राज्यों के लोग वहाँ पे जाकर रह नहीं सकते थे, मतलब वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, और वहाँ का जो कब्जा सब लोग जैसे शादी भी नहीं कर शादी नहीं कर पाते, मतलब शादी की ज़्यादा चिंता है। तो इनको कश्मीर से अगर कोई देख रहा है तो भाई देख लीजिए, नहीं, हमको ज़्यादा चिंता उत्तर प्रदेश के हैं तो इनको थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिएगा। खैर, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन कश्मीर में जैसे था ना कि वहाँ पे तिरंगा नहीं चलता था, वहाँ पे एक दूसरा अपना उनका फ्लैग होता था। तो अभी और जो भारत का संविधान है वो भारत के संविधान में जो चीज़ें थी वो वहाँ पे नहीं लागू होती थी। वहाँ का अपना संविधान था, वहाँ पे उनका अपना झंडा था। तो अब जो ये धाराएं हट गई हैं, इसके बाद से वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं, और वहाँ पे जो हमारा तिरंगा है वो वहाँ के श्रीनगर के लाल चौक पे फहराया जाता है। तो ये अब गर्व की बातें हैं ना, ये सब। हाँ, ये गर्व तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब राजनीतिक बातें अलग हैं, लेकिन अगर बात की जाए, पीओके का नाम सुना है क्या कोई? नहीं, अभी मुझे मतलब लगता है नहीं सुना। कश्मीर हमारे पास है और कुछ कश्मीर पाकिस्तान के पास है, ऐसा कुछ जानते हैं क्या? नहीं, ऐसा हाँ जानते हैं, थोड़ा सुने हैं पीओके के बारे तो में। क्या वो वाला कश्मीर भारत में आना चाहिए? जरूर आना चाहिए, वो अपना ही हिस्सा है, और आना ही चाहिए। पाकिस्तान वाले तो ये वाला भी कश्मीर अपने मांग रहे हैं। पाकिस्तान खुद अपना था। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? पाकिस्तान तो खुद ही अपना था। अच्छा, मतलब पाकिस्तान अपना था तो अपना फिर ले लोगे? हाँ, वो एक दिन उसे आना ही है। उसका वो जैसे हम लोग आजाद हुए हैं ना, तो वो जन्म लिया है, तो जो जन्म लिया है तो उसे एक बार मरना तो पड़ेगा ही। अच्छा, तो मतलब मर के वापस आएगा ही। ये वाला मैंने पहली बार सुना कि जो जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा, यानी कि भागवत गीता में लिखा है ना, जो जन्म लिया वो मरना। तो पाकिस्तान पैदा हुआ है तो उसको मर के फिर से भारत में आना पड़ेगा। जैसे वो भारत से अलग हुआ था तो उनको अलग किया गया था। एक बार वो भी आएगा, हिंदू राष्ट्र एक बनेगा, ऐसा आएगा। अच्छा, तो मतलब बच्चे हिंदू राष्ट्र की भी बात करें, अब हिंदू राष्ट्र एक बड़ा मुद्दा है, उस पर ये पता नहीं चर्चा कर लेंगे हिंदू राष्ट्र पर। नहीं, इतना नहीं जानते हैं। हिंदू का मतलब हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू राष्ट्र मतलब कि पूरा जो हिंदुस्तान पहले था शिवाजी के समय से, उससे पहले से, तो वैसा मतलब पूरा मैप में आना चाहिए। तो क्या अभी बदल गया है? अभी तो जैसे पाकिस्तान अलग हो गया, चीन थोड़ा सा ले लिया, फिर उसके बाद बांग्लादेश भी अलग हो गया, तो ऐसे ही से चलिए, तो अखंड भारत की अखंड भारत के बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है इसी MPS हिंदी न्यूज़ चैनल पे। उसको अगर आप देखेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। वो करीब काफ़ी लंबा वीडियो है, इसमें काफ़ी हमने डिटेल में बात की है। और अखंड भारत की जब बात होती है तो आपको पता है कि नई जो पार्लियामेंट हमारी लोकसभा बनी हुई है, संसद जो बनी है हमारी, उसके अंदर अशोक के काल का, जो हमारे अशोक सम्राट थे, उनके काल का जो नक्शा था, मानचित्र था, उसको वहाँ पे लगाया गया है। और काफ़ी दुनिया के कई देशों ने, अगल बगल के देशों ने उस पर विवाद, आपत्ति भी दर्ज की, जैसे चाइना हुआ, म्यांमार, भूटान, ये सब, क्योंकि उसमें अफ़गानिस्तान तक की जो, मतलब अशोक के काल के जितने भी देश थे भारत में इंक्लूड, सबको उसमें शामिल किया गया है। और ये सांकेतिक रूप से है, और वही जो अखंड भारत है उसी का नक्शा ये माना जाता है कि अखंड भारत में जैसे
अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, हमारे नेपाल हुआ है, सारे जो पड़ोसी देश थे वो अखंड भारत का हिस्सा। तो अखंड भारत की सीरीज अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबा चर्चा थी और लंबी चर्चा में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। तो अगर इंक्लूडिंग अगर हम यहाँ पे अगर हम कुछ चीज़ें इंक्लूड करें, जैसे अब हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं, अगर हम पूछें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जितना भी आपने उनका कार्यकाल देखा, क्या उनका कार्यकाल सही था या उनको फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जैसे उन्होंने डिजिटल क्रांति की इंटरनेट बहुत ज़्यादा, इंटरनेट आने से कुछ फ़ायदा हुआ? अरे सोशल मीडिया पे इतने हम लोग जुड़ गए हैं कि पढ़ाई लिखाई में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन तो वो तो अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। लेकिन तो अच्छा भी है, क्योंकि अब उस पे पढ़ने से मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी हो जाते हैं। ये फ़ायदा है। अगर आप रील देखेंगे और फील करेंगे तो टाइम खराब होगा। और उतना रील हम लोग नहीं चलाते। अच्छा, रील नहीं देखते हैं। चलिए, अच्छा, इंटरनेट से जुड़ा एक सवाल हम पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस समय आप इंटरनेट पे किसको समझते हैं? सबसे ज़्यादा पॉपुलर वही बिग बॉस से हुआ है, एलविस यादव। एलविस यादव भाई साहब। चलिए आप बताइए कौन लगता है आपको? मुझे तो ये जो क्या नाम है, वो सलमान खान से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। अरे ठीक है, इनसे मैं तो बिग बॉस देखता नहीं था। तो कौन सा, जैसे आप किसको सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर देखते हैं ये बताइए? मैं तो इंटरनेट पे देखता हूँ तो इनको, मिस्टर इंडियन हैकर को। चलिए, मतलब दोनों मिला के भाई साहब, इंटरनेट का जो ज़माना है, आप समझ सकते हैं कि मैंने इंटरनेट बोला तो इंटरनेट पे टीवी के सीरियल जो आते हैं वो भी आते हैं, न्यूज़ चैनल्स भी आते हैं, लेकिन इन्होंने यूट्यूबर्स की बात की है। और आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूट्यूबर बन चुके हैं और वो भी कह रहे हैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मेरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल का बेल आइकन दबाइए। तो ऐसा भी उन्होंने कभी यूट्यूब के कार्यक्रम में बोला था, और जिससे उन्होंने एक तरह से प्रमोट भी किया यूट्यूब को कि यूट्यूब आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है। तो क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ हाँ। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? अच्छे वो भी लगते हैं, अगर वो भी जीत जाए तो अच्छे बात है। अच्छे लगते हैं। मतलब वो भी अगर जीते हैं, ऐसे विकास करें तो फिर वो भी बन सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री को राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं? हाँ। तो इस भाई इस बार दे सकते हैं टक्कर। हाँ, क्योंकि आजकल राहुल गांधी भी यूट्यूब पर छाए हुए हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि एक नेता जो जिसे राजकुमार कहा जाता था आज वो सड़कों पर निकला है। तो बहुत ही अच्छा राहुल गांधी रेल यात्रा करके यहाँ नरमे तक आए तब पता चले। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी राहुल गांधी अगर पहुँचे तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये बताइएगा कि ये चर्चा कैसी लगी। और अथा तो घुमक्कड़ की सीरीज में अब लगातार हम रोज़ किसी ना किसी का इंटरव्यू आपको दिखाते रहेंगे और आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि क्या है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।